नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएस चैनल कगराहा में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था श्वसन की प्रक्रिया। वो श्वसन की प्रक्रिया किन अंगों के द्वारा होते हैं, इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मानव श्वसन में प्रमुख रूप से कौन कौन अंग भाग लेते हैं? वैसे तो प्रमुख जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है, लेकिन जो सहायक श्वसन अंग है वो 8 होते हैं। बारी बारी से किस क्रम में वो भाग लेते हैं उनकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला ये नाक होता है। क्या? ये श्वसन अंग, प्राथमिक श्वसन अंग नाक होता है। मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग नाक होता है। यह 2 नासा छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इसमें रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ये जो है धूल, बैक्टीरिया इत्यादि कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। दूसरा श्वसन अंग है नासा गुहा। क्या है? नासा गुहा। वायु नाक से प्रवेश करके सीधे पहुंचती है नासा गुहा में, जहां पर कुछ श्लेष्म स्तर की एक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें श्लेष्म नामक पदार्थ का स्राव होता है, जो अंदर वायु के साथ कुछ कीटाणु इत्यादि पहुंच भी जाते हैं। ये श्लेष्म चिपचिपा पदार्थ इसको चिपका लेता है और यहाँ पर नासा गुहा में कुछ समय के लिए वायु क्या होती है? नम व गर्म होती है। अर्थात हम जानते हैं कि हमारे शरीर के तापमान के अनुसार वायु नासा गुहा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ से वायु पहुँचती है ग्रसनी में। कहाँ? ग्रसनी में। हम जानते हैं, हमने ग्रसनी को पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कार्य करती है। जब वायु जो है ग्रसनी में पहुंचती है और इसी के साथ साथ जब हम खाना खाते हैं तो भोजन निगलने के समय यहाँ पर एक कपाट जैसा होता है जो ऊपर की तरफ बंद कर लेता है, जिससे भोजन के टुकड़े श्वास नली में प्रवेश नहीं करते हैं। ग्रसनी सीधे वायु मार्ग को पहुंचाती है श्वास नली में। कहाँ पहुंचाती है? श्वास नली में पहुंचाती है। लेकिन इसके पहले जो चौथा अंग आता है वो कौन सा है? स्वरयंत्र। स्वरयंत्र का प्रमुख रूप से कार्य है ध्वनि उत्पन्न करना। क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करने का प्रमुख रूप से कार्य होता है। यहाँ पर जो है ये हम जानते हैं कि बच्चे एवं महिलाओं में स्वरयंत्र पतला होता है, इसीलिए इनकी आवाज महीन होती है। तो जो ग्रसनी से वायु पहुंचती जाकर के है स्वरयंत्र में, और स्वरयंत्र श्वास नली, उसके बाद में सीधे पहुंचती है कहाँ पर? श्वास नली में। ये देखिए श्वास नली सीधे हम कह सकते हैं कि नासा गुहा से वायु सीधे श्वास नली में, अर्थात स्वरयंत्र और ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में प्रवेश कर जाती है। श्वास नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर व्यास की संरचना होती है। इसमें कुछ उपास्थि वलय आकार के छल्ले पड़े रहते हैं, जो इसको वायु निकल जाने के पश्चात भी पिचकने नहीं देते हैं। यह सीधे आगे जाकर के 2 श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहा जाता है श्वसनिकाएं। क्या कहा जाता है? श्वसनिकाएं कहा जाता है। अर्थात प्रमुख श्वास नली जो है दो नलियों में विभाजित हो जाती है, उनको श्वसनिकाएं कहा जाता है। यही श्वसनिकाएं आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनियों, कोशिकाओं इत्यादि में विभाजित होती रहती हैं। अर्थात ये फेफड़े में पहुंचकर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना बन जाती है, बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है। तो ये हो गई हमारी श्वसनिकाएं। इसके बाद में अगला अंग आता है फेफड़ा। ये प्रमुख श्वसन अंग है। क्या है? फेफड़ा। वक्ष गुहा में स्थित गुलाबी रंग की संरचना, एक जोड़ी दायां फेफड़ा बायां फेफड़े में स्थित होते हैं और इसकी रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। तो ये फेफड़े के विषय में हमने बताया, इसका प्रमुख रूप से कार्य होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वापस ला करके शरीर के बाहर निकालने का कार्य करते हैं। कौन करता है? फेफड़ा। और हम इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि फेफड़े में जो है रुधिर से अंगों से रुधिर
वापस आता है शुद्धिकरण के लिए। ये किसके द्वारा आता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। तो फुफ्फुस धमनी जो जब रुधिर को इसमें लाती है तो उसमें कौन सा रुधिर बहता हो है? अशुद्ध रुधिर। बाकी ये अपवाद स्वरूप है, कहा जाता है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। कौन सी? फुफ्फुस धमनी। और यहाँ से फेफड़े से किया हुआ शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है, जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये अपवाद स्वरूप हम लोग ध्यान रखेंगे कि वह ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा में, वह कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? तो फुफ्फुस धमनी में। अर्थात हम जान लेते हैं पुनः एक बार हमारे श्वसन अंग कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन? 8 हैं। नाक, नासागुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनिकाएं, फेफड़ा और डायफ्राम। डायफ्राम सबसे निचला भाग होता है जो उच्छ्वासन में सहायक होता है। किस क्रिया में सहायक होता है? उच्छ्वासन में। ये थे हमारे प्रमुख श्वसन अंग। लेकिन पूछा जाता है ज्यादातर फेफड़े, किसके विषय में? इसकी संरचना भी पूछ दी जाती है कि प्रमुख श्वसन अंगों की नामांकित अर्थात चित्र सहित संरचना का वर्णन कीजिए। तो आप चित्र भी किताब से बना हुआ देख सकते हैं और प्रमुख श्वसन अंगों की जानकारी भी प्राप्त की है। धन्यवाद।